टॉपिक है हमारा, वो है भारतीय संविधान का विकास और उसके लक्षण। संविधान का विकास व लक्षण। अब देखो, संविधान क्या होता है, किसे कहा जाता है संविधान, और भारतीय संविधान का विकास जो है वो कैसे हुआ है। सम प्लस विधान, दो शब्दों से मिलकर बना है संविधान। संविधान से तात्पर्य होता है कि ऐसा वैधानिक दस्तावेज जिसमें राज्य के द्वारा अपनी संस्थाओं और नागरिकों के प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। तो देखो कहां से आया। अब अगर छोटा सा एक कहानी रूप में अगर हम लें तो मानव जब सभ्यता शुरू होती है, मानव अस्तित्व जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता था कि मानव कैसा है, जंगली जानवर तुल्य है, पाशविक जीवन था, नग्न अवस्था में घूमना, कच्चा मांस खाना, कहीं भी सो जाना, पड़े रहना, गंदा बाल वाल बड़े, कोई कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि कोई व्यवस्थित जीवन था। जैसे जानवरों का होता है वैसा जीवन हमारा था। धीरे 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 हम लोग जो है वो विकसित होने शुरू हुए, और जैसे जैसे हम धीरे धीरे विकसित होने शुरू हुए, सभ्यताएं हमने बसाई, तो हमने कुछ नियम कायदे बनाए समाज में कि परिवार के नियम क्या होंगे, समाज के नियम क्या होंगे, कबीले के नियम क्या होंगे। तो आज जैसे मान लो कोई जीवन व्यतीत कर रहा है, बंजारा घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहा है, तो क्या उसमें नियम कायदे नहीं है क्या? नियम तो होंगे उनके, भाई धार्मिक नियम अलग होंगे, सामाजिक नियम अलग होंगे, उनकी अपनी संस्कृति या उसके जो पक्ष हैं वो अलग होंगे, हमसे अलग हो सकते हैं, लेकिन नियम तो है। जो नियम सभ्यताओं के साथ में, संस्कृतियों के साथ में वैधानिक होते गए, जिन्हें पूरा सर्व समाज मानना शुरू करता है या मानता है, जिन्हें वैधानिकता देता है, वो क्या बन गए? कानून बन गए। और वही बाद में किस में सम्मिलित कर दिए गए? संविधान में सम्मिलित कर दिए गए। अब भारतीय जो संविधान है, यह भारतीय संविधान कोई एक दिन में निर्मित नहीं हुआ। इस संविधान का जो निर्माण है वो अलग अलग समय में अलग अलग चरणों में हुआ है। और वो जो चरण है वो कौन कौन से हैं? जिनमें निर्माण हुआ है। इसमें एक तो है ब्रिटिश कालीन, ब्रिटिश काल में भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, और एक है ताज का शासन। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के समय इसका निर्माण जो है वो कैसे हुआ। अभी जो ब्रिटिश काल है इसमें ईस्ट इंडिया ये जो आपकी कंपनी थी, इस कंपनी के समय भारतीय संविधान के विकास के लिए क्या प्रयास किया गया। फिर जब कंपनी का शासन खत्म हो गया तो इसके शासन के बाद में शासन आता है क्राउन का, ताज का शासन, जहां पे ब्रिटिश संसद डायरेक्ट शासन कर रही है, और वहां की जो महारानी है उसका प्रतिनिधि भारत में भारत सचिव के नाम से जाना जाता है, वो हमारे पे शासन जो है वो संचालित कर रहा है, नियमों का संचालन कर रहा है। जबकि यहां क्या था, कंपनी व्यापार करने आई थी। अब ये जो कंपनी है ये कॉन्टेक्ट करती है किससे? ब्रिटिश सरकार के अधिकारी से। वो जो अधिकारी है वो जाता है किसके पास में? ब्रिटिश संसद के पास में। वो जो संसद है वो बनाती है कानून, वो कानून जाता है किसके पास में? वैधानिक व्यक्ति के पास में। वैधानिक कौन है? जिसके माथे पे ताज है, मुकुट है, क्राउन, उसके पास में। फिर वहां से वापस अधिकारी के पास, सॉरी संसद के पास, संसद से अधिकारी के पास, फिर वो आता है कहां? भारत में। प्रोसेस लंबा चौड़ा हो गया। अब कंपनी खत्म तो एक व्यक्ति है भारत सचिव। हालांकि कंपनी के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकार क्षेत्र खत्म कर दिया तो भारत सचिव। अब भारत सचिव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसको कर रहा है? महारानी को, क्राउन को। और क्राउन जो है वो सीधा बीच में मीडिएटर बना दिया कानून बनाने के लिए किसको? संसद को। चलो काम खत्म, इजी कनेक्टिविटी हो गई। अब भारत सचिव भारत में जो वाइसराय है, जो गवर्नर जनरल है, उसको आदेश दे देता है। वो अपने नीचे क्या करता है? जो उसके गवर्नर है उनको आदेश दे देता है क्षेत्रीय स्तर पर। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो दो प्रकार हैं, एक जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक जब क्राउन का शासन आ गया, ताज का शासन आ गया तब। अब कौन कौन से प्रावधान हैं जो संविधान विकास के लिए किए गए कंपनी के शासन में? तो कंपनी के शासन में जैसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर इसके बाद में
और भी कई एक्ट आए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया, लेकिन मुख्य थे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ये कितने थे? ये थे टोटल 4। कौन कौन से? एक तो था 1793 का, एक था 1813 का, एक था 1833 का, और एक था 1853 का। ये 4 चार्टर एक्ट थे। सन 1600 में, दिसंबर 1600 में एक कंपनी बनाई थी जिसके मुखिया थे जॉन मेयर, और इस कंपनी को नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी जिसमें लगभग 225 शेयर होल्डर थे, और इन्होंने लगभग 33,000 पाउंड की एक संपत्ति एकत्रित की। और इस कंपनी का उद्देश्य था भारत और दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई देश हैं उनके साथ में व्यापार करना। तो ये 15 साल के लिए लाइसेंस लेके आते हैं भारत में व्यापार करने के लिए। इस समय भारत में मुगल शासक हैं। हालांकि इनका आगमन जो है बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन कंपनी के रूप में, व्यवसायी के रूप में इसका जो आगमन है या इनको जो सफलता मिली है वो मिली है हमें जहांगीर के समय में, 1605 में। तो मेजर कर्नल हॉकिंस, फिर टॉमस रो, फिर उसके बाद में तो आप देख ही रहे हो कि फरूख सियर के समय तो फरमान ही प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो कई ऐसे आधार हमको देखने को मिलते हैं जहां ये कंपनी जो है ये व्यापारी से बढ़ के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू करती है। अब उस बीमारी से पिंड छूटा तो इनको लगा कि यार, क्योंकि बीमार आदमी को अगर आप निजात दिला दो, उसका इलाज कर दो, दवाई निकलेगी उसके, तो बस ये एक प्लस पॉइंट था ब्रिटिशर्स के पास में, मेडिकल साइंस। और धीरे 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 जब उन्हें लगा कि केंद्रीय सत्ता कमजोर हो चुकी है, औरंगजेब अब इतना ताकतवर नहीं है, और उसके बाद के जो शासक हैं वो सब षड्यंत्रों में फंस गए, तो इन्होंने जो क्षत्रिय ताकतें मजबूत हो रही थी उन क्षत्रिय ताकतों में बंगाल की ओर ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि बंगाल उस समय भारत में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता था। भारत के टोटल रेवेन्यू का लगभग 40% बंगाल से प्राप्त होता था, राजस्व। अब ये बंगाल आज वाला बंगाल नहीं है, उसमें बांग्लादेश भी है, बिहार भी है, झारखंड भी है, उड़ीसा का हिस्सा भी शामिल है। बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था बंगाल प्रांत। मुगल काल में बंगाल प्रांत का सूबेदार बनाना मतलब मुगल सत्ता के अंदर दबदबा होना। तो ये जितने भी मुर्शिद कुली खां वगैरह, सिद्धाउद्दौला, ये जो भी बाद में आ रहे हैं, यहां अगर आप देखोगे तो षड्यंत्र शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जहां पैसा होगा, सत्ता होगी, ताकत होगी, वहां षड्यंत्र होंगे। तो ये जो प्रावधान किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहां पे, तो उसमें देखो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब आप 1757 का प्लासी का युद्ध पढ़ते हो, बंगाल को पराजित किया जाता है और बंगाल का दीवानी अधिकार अंग्रेज ले लेते हैं। फिर 1764 बक्सर का युद्ध। जो काम प्लासी में अधूरा रह गया वो पूरा काम हुआ बक्सर में। क्यों? क्योंकि देखो बक्सर में बंगाल, अवध और दिल्ली, इन तीनों के जो शासक हैं, मतलब यहां तक कि हिंदुस्तान का बादशाह, उस तक को पराजित कर दिया जाता है। पेंशन देके बैठा रहते हैं लाल किले में, बोले बैठा है, बाहर मत निकलना। वो वहां कैद है, पेंशन ले रहा है, दारू पी रहा है, मजे कर रहा है। अवध वालों को निपटा दिया, इधर बंगाल वालों को निपटा दिया। अब कोई नहीं जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके भारत में। तो अब देखो धीरे 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 सभी क्या कर रहे हैं, अपने प्रशासन को स्थायित्व देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल, परिषद परिवर्तन किया, प्रभाव बढ़ाया, पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया। फिर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के मामले में या किसी अन्य देश के मामले में ब्रिटेन की खुद की सरकार गिर गई। फिर चार्टर एक्ट, सब में 20-20 साल का अंतर आ रहा है टोटल में। यहां लाइसेंस रिन्यू किया जा रहा है, कंपनी 20-20 साल के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा रही है भारत में। अब यहां व्यापार में अगर आप देखोगे तो कंपनी व्यापारी है। यहां इन्होंने कहा कि भाई ये काम करो, अब भारत के अंदर व्यवस्थित तरीके से शासन करना है। तो विधि आयोग बनाया, लॉर्ड मैकाले विधि आयोग का अध्यक्ष। ये जितनी भी आपकी विधि चल रही है ना आज, दफा फलानी धारा, ये सब लॉर्ड मैकाले की देन है। अगर वो नहीं होता तो आपके पास में भारतीय दंड संहिता वगैरह, साक्ष्य संहिता, ये नहीं होती अपने पास में, ये उसकी देन है। 1860 के अंदर वो संकलित करके गया था इनको। तो आज जितनी भी आपको सजाएं होती है ना, ये सब सजाओं उन जो आपकी दंड संहिताएं हैं उनके माध्यम से मिलती है आपको। 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च किए जाएंगे। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने दिया। चाय पे और अफीम पे सिर्फ अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ वही व्यापार करेगी, बाकी और कोई नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने परिवर्तित की, कई विभाग स्थापित किए
ताकि हम व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। फिर यहां अगर आप देख रहे हो 1853, तो यहां आपको एक गैप दिखाई देगा 1857। 1857 की क्रांति, 1757 में इन्होंने बंगाल को पराजित करके सिराजुद्दौला को बंगाल अधिया लिया और दीवानी अधिकार ले लिया। 100 साल लग गए कि पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ हो। हालांकि छुटपुट छुटपुट हो रहे थे हर जगह, लेकिन एक राष्ट्रीय विचारधारा के रूप में पहली बार विरोध आपको कहां दिखाई दे रहा है? 100 साल बाद। अब कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है इसके पीछे, कई कारक जिम्मेदार हैं। इनकी राजस्व नीतियां, सामाजिक नीतियों में हस्तक्षेप करना, धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप करना, जनजातियों के साथ छेड़खानी करना, किसानों के साथ छेड़खानी करना, फिर इनके खुद के सैनिक नियम, फिर तत्कालिक कारण। अब ब्रिटिशर्स ये तो मुट्ठी भर थे, इनके प्रति वफादार कौन है? भारतीय लोग। सेना में कौन है? भारतीय सैनिक। ऊंचे पदों पे अंग्रेज हैं, नीचे जमादार पद पे भारतीय लोग हैं। अब सेना में तो नियम है, ऊपर वाले ने आदेश दे दिया, नीचे वाले को पालन करना पड़ेगा। सिपाही कौन? भारतीय। अधिकारी कौन? अंग्रेज। भारतीय बहुत अनुशासित लोग हैं। फिर इनमें भाई इन्होंने और ऐसा बना दिया, एक माहौल ऐसा बना दिया, अरे तुम क्या हो? हम है, बोझ हो तुम तो हम पे। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है, एक सिद्धांत दिया था इन्होंने, श्वेत जाति का भार। बोले हमारे पे ये जितने भी भूरे और काले रंग के लोग हैं ना, सब बोझ हो तुम। भगवान ने हमको इसलिए भेजा था कि हम तुमको सभ्य बना सके। हमारी तो शिक्षा थी नहीं, पाखंड था, तो हमारे वाले आदि तो वैसे ही डरते थे। फिर इन्होंने भय इतना बना रखा, भस्म कर दूंगा, अपने वाले तो वैसे ही डरते थे, तो जैसे जैसे करते गए चलते गए। लेकिन धीरे 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 जब लगा कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो विरोध करना शुरू किया। फिर धर्म के साथ छेड़खानी, फिर तो तुम जानते ही हो, सेना में है तो अवध के सैनिक ज्यादा थे और वो थे ब्राह्मण। फिर जनेऊ नहीं पहन सकते, मुस्लिम है तो दाढ़ी नहीं रख सकता, सिख दाढ़ी मुंह सब रखेगा। फिर युद्ध लड़ने के लिए जाओगे भारत से बाहर, समुद्र पार। अब समुद्र पर जाएंगे नहीं, हमारा देवता है, हम समुद्र पर से कैसे जाएं? विरोध। कई कारण इसके जिम्मेदार थे। तब जाके 1857 क्रांति। और जब ये क्रांति होती है उसके बाद में ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया, उस विक्टोरिया ने यह कहा कि अब कंपनी का शासन भारत में खत्म, कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो शासन करेंगे, लेकिन उनके ऊपर एक भारत सचिव होगा जो ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि होगा। उसी के निर्देशों से वाइसराय और गवर्नर जनरल क्या करेंगे? कार्य करेंगे, निर्देश देंगे अपने अपने कर्मचारियों को। तो यहां से फिर शासन व्यवस्था में, संविधान व्यवस्था में परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्या आता है? जैसे 1858 विक्टोरिया घोषणा पत्र, फिर है 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1919 मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम, 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1942 क्रिप्स मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन, 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। यह है चरण विकास के। उतार लो फटाफट।
कर लिया। चलो, अब देखो ये सारे के सारे जो प्रावधान है, इनके माध्यम से उन्होंने शासन व्यवस्था में, प्रशासनिक क्षेत्र में, आपके संविधान या व्यवस्थापन में या विभागीय व्यवस्था में कई प्रकार के परिवर्तन और सुधार जो है उन्होंने किए। लेकिन भारतीय संविधान का विकास जो है उसके इतिहास को अगर हम देखें तो एक पक्ष और है जो साथ साथ चल रहा है, और वो पक्ष क्या है, कर दूं? वो पक्ष है कि भाई संविधान जो निर्माण किया जाएगा वो किसके माध्यम से किया जाए। तो कहा गया कि भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए, और वो संविधान सभा जो है वो संविधान का निर्माण करे। तो भारतीय जो संविधान सभा है उसके विकास में पहला प्रमाण 1895 में स्वराज्य विधेयक, स्वराज्य विधेयक। और ये जो स्वराज्य विधेयक है ये किसका है? ये स्वराज्य विधेयक है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक, इनका है ये स्वराज्य विधेयक। इसमें पहली बार, प्रथमतः या प्रथम बार संविधान सभा का दर्शन दिखाई देता है, दर्शन दिखाई देता है, दर्शन दिखाई देता है। स्वराज्य विधेयक बाल गंगाधर तिलक, वैलेंटाइन सिरोल नाम का एक व्यक्ति है, वो ये कहता है कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक है। बाल गंगाधर तिलक जो कि उग्र विचारधारा के कांग्रेस के व्यक्तित्व हैं, इन्होंने स्वराज्य विधेयक में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित और संचालित किया जाना चाहिए। हमें स्वशासन चाहिए पर शासन नहीं। स्वशासन कितना ही बुरा हो लेकिन स्वशासन होना चाहिए, क्योंकि आजाद जो व्यक्तित्व होता है वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, सम्मानपूर्ण जी सकता है। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये नारा उन्हीं का है। ये वही बाल गंगाधर तिलक है जिन्होंने म्यांमार की मांडले जेल में पत्रकारिता के लिए 6 साल की जेल काटी। ये वही बाल गंगाधर तिलक हैं जिन्होंने भारतीयों को जागृत करने के लिए छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब की कहानियां सुनाई, उनके जीवन वृत्तांत का उल्लेख किया। मराठा और केसरी 2 समाचार पत्र निकाले, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाए, गीता रहस्य पुस्तक लिखी, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, जिसमें आर्यंस कौन है, कहां से आए हैं, जो उत्तर भारत के जो लोग हैं इनके बारे में बताया इन्होंने। यहां पहली बार दिखाई देता है कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा हो और वो संविधान सभा भारतीयों के लिए संविधान का क्या करे, निर्माण करे। फिर है 1922, महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। मांग की गई कब? 1922 में। महात्मा गांधी गुजरात पोरबंदर क्षेत्र, कहते हैं साधारण परिवार में जन्म लिया, वकालत करने के लिए जो है लंदन गए, बैरिस्ट्री करी वहां से। फिर अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी, उसका केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए। अफ्रीका में जाके नस्ल भेद को देखा, तो वहां इन्होंने एटॉल जो प्रांत है, नटॉल प्रांत जो है, सॉरी नटॉल प्रांत के अंदर इन्होंने जो गुलाम थे उनके साथ जो भेदभाव, नस्ली भेदभाव जो किया जाता था उसका विरोध किया, सत्याग्रह का प्रयोग किया। गांधी जी को जीत मिली, ख्याति भारत तक पहुंची। फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी पहुंचे भारत, पूरा भारत उमड़ गया गांधी जी को देखने के लिए। फिर गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया, भ्रमण करके समस्याओं को समझने का प्रयास किया कि वही कारण क्या है इन समस्याओं का, कैसे इनसे निजात पाई जाए। फिर उन्होंने 1917 में जाके पहली बार चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया। राजकुमार शुक्ल करके एक व्यक्ति थे, उनके प्रयासों से आए थे ये। फिर खेड़ा आंदोलन है, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन है, फिर असहयोग आंदोलन है, फिर दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन है। कई आंदोलन किए गांधी जी ने। जब लंदन जा रहे हैं, वहां वकालत कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो वो सामाजिक जो परिवेश है उसका, उसको देखा। और फिर उन्होंने अफ्रीका में देखा, रात दिन का भेद था, भारत में बिल्कुल अलग भेद था।
महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है हमारे, आदरणीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है। फिर इसके बाद में 1928, सच क्या है कोई सुनना नहीं चाहता। आजकल क्या है कि अगर बताते हैं ना तो उसको मिस यूज करते हैं, क्लाइमेक्स में ले जाते हैं, फिर इशू क्रिएट करते हैं। अंदर अंदर सब कौन किसकी कितनी इज्जत करता है सबको पता है, लेकिन हम्म, हाँ भाई जो ढंग, हाँ, महात्मा गांधी के बाद में 1928 में आते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने संविधान सभा की मांग की, लेकिन किसके माध्यम से? तो इन्होंने प्रस्तुत की 14 सूत्रीय मांगे। 14 सूत्रीय मांगे, इसमें इन्होंने संविधान सभा की मांग की। हुआ ये कि जो ब्रिटिश, हाँ यहां तो मोतीलाल नेहरू है, पंडित नेहरू तो 38 में है, आगे है। हुआ ये कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे लिए कानून बना रहे थे और उनके अनुसार हमको शासित होना था। तो 1919 का जो आपका मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, हुआ यह था कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 का जब अधिनियम बनाया तो उन्होंने कहा कि भाई 10 साल के बाद में हम इसका मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे कि भाई ये अधिनियम, ये प्रावधान जो है कितना सफल रहा और क्या इसमें महत्वता रही। ठीक है, 1927 में उन्होंने उसका अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ये जो साइमन कमीशन है इसमें एक भी भारतीय नहीं था। ये कब का था? यह 1927 का। इसमें एक भी भारतीय नहीं है, सारे अंग्रेज हैं, इसलिए इसे श्वेत आयोग भी कहते हैं, व्हाइट कमीशन, श्वेत आयोग। आयोग, एक भी भारतीय सदस्य नहीं, एक भी भारतीय सदस्य नहीं, सब अंग्रेज। और टोटल सदस्य कितने? 7 सदस्य। ये आ गए भाई साहब भारत आए। 1919 का अधिनियम कितना महत्वपूर्ण है, क्या महत्वता, क्या योग्यता, क्या उपलब्धियां, क्या कमियां, क्या खामियां, सब भारतीयों ने कर दिया विरोध। बोले यार ये तो तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम ही कानून बना रहे हो और तुम ही मूल्यांकन कर रहे हो। भाई अपने काम में कमी कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, सब ये कहेंगे बोले मेरे से बढ़िया तो कोई कर ही नहीं सकता। भारतीयों ने कहा बोले ऐसा है, हमें भी इसमें शामिल करो। अंग्रेजों ने कोई सीरियसली लिया नहीं इस चीज को, तो भारतीयों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम इसकी सिफारिशों को नहीं मानते, हम इस कमीशन को नहीं मानते। 1919 के अधिनियम में क्या खामियां हैं वो हम बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे शासित हम हो रहे हैं। अंग्रेजों ने कह दिया बोले तुमको क्या आता है, तुम ज्यादा ज्ञानी हो रहे होगे, हम दुनिया चला रहे हैं, तुमसे तुम्हारा देश तो नहीं चला तभी तो तुम गुलाम बने बैठे हो यहाँ पे। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स ने निर्णय ले लिया कि भाई जहां भी जाएगा साइमन, बाजार बंद रहेंगे, हड़ताल होगी, जुलूस निकालेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, साइमन गो बैक के नारे लगाएंगे। क्योंकि भाई साइमन बेचारा वहां लंदन में फार्म फाड़ के आया था, इंडिया चलेंगे, भाई का सिक्का चलता है काली थार में तुमको घुमाऊंगा मैं, वहां पे रात को गेड़ियां मारेंगे। यहाँ आए तो बाजार बंद पड़े, हड़तालें चल रही हैं, लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे हैं, पूरा आंदोलन चरम के ऊपर, जहां जाए वहां विरोध प्रदर्शन। अब साइमन इसी क्रम में पहुंचता है लाहौर। लाहौर में और एक उग्र विचारधारा के व्यक्ति लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, उनके शागिर्द भगत सिंह जैसे लोग। अब पंजाबी आदमी, लाहौर वाला क्षत्र, किसी ने कह दिया होगा लाल मुंडा का वांदरा चिढ़ गया, लाठीचार्ज के आदेश दिए। उस कंडीशन में अगर आपको ध्यान हो तो लाला लाजपत राय को टारगेट करके लाठीचार्ज किया गया था और इतनी गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे, कुछ समय बाद में उनकी हो गई मृत्यु। और लाला लाजपत राय ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक वार ब्रिटिश ताबूत में कील के समान काम करेगा। भगत सिंह और ये लोग बिल्कुल पैदाइशी क्रांतिकारी, उग्र, कम्युनिस्ट थ्योरी इनकी। इन्होंने कहा कि भाई अब बदला लिया जाएगा, हाथ जोड़ने से, भीख मांगने से आजादी नहीं मिलेगी, आजादी मिलेगी क्रांति से, और उसके अंदर भैया बलिदान तो होना ही पड़ता है। इन्होंने किया कि भाई कौन कौन था, लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाई तो बोले बोले फलाने जी की, फलाने जी तो आज है नहीं, तो बोले ये था ना, बोले हाँ ये था, टेको। इन्होंने हत्या करी सैंडर्स की। हाँ,
सैंडर्स 1928 में। इसी को कहा जाता है लाहौर षड्यंत्र। ये सैंडर्स की जो हत्या है ना, ये कहलाता है लाहौर षड्यंत्र। षड्यंत्र इसी के तहत सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इनको दी गई फांसी। क्यों? क्योंकि देखो, गिरफ्तार कब हुए थे भगत सिंह और असेंबली बम कांड में। अब उन्होंने बम तो वहां फेंके थे जहां पे भाई साहब खाली जगह थी, वो तो आवाज वाले थे, धमाके वाले थे, मर तो कोई रहा ही नहीं था, तो वहां तो लगभग फ्री होने वाले थे ये। लेकिन बाद में कि भाई फ्री हो गए तो दिक्कत, गांधी इरविन समझौता हो रहा है, और गांधी जी भाई सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा जो राजनीतिक कैदी होंगे। इनको राजनीतिक कैदी माना नहीं गया, इनको क्या माना गया? आतंकवादी। ये विडंबना है भारतीय इतिहास की, कैसे क्रांतिकारी जो है इनको आतंकवादी का टैग दे रखा है। हाँ, समझौता नहीं करता। और वो हमारे पास भेजो, वो ड्राफ्ट अगर बेटर होगा तो हम पास कर देंगे, बना लेना तुम तुम्हारा संविधान। और अगर वो ड्राफ्ट दम नहीं हुआ तो फिर हम नया प्रावधान करेंगे। मोतीलाल नेहरू उस समय के माने हुए बैरिस्टर, इन्होंने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में चुनौती स्वीकार की और उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट मैं तैयार करूंगा। तो इन्होंने 14 सूत्रीय मांगे रखी, सॉरी नेहरू रिपोर्ट लिखी इसने, तो 14 सूत्रीय मांगे तो जिन्ना की है आगे। हाँ, ये नेहरू रिपोर्ट है, तो इसको सुधार लेना कई बार। तो इसने क्या रखी? नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए और वो संविधान सभा भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगा। अब देखो, स्थिति कब की है? 1928-27 की घटना चल रही है। यहां पे मोतीलाल नेहरू चुनौती स्वीकार कर रहा है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग है उसका लीडर कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहां पे अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम बनाओ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट अच्छा होगा हम स्वीकार करेंगे। मुस्लिम लीग सपोर्ट नहीं कर रही, वैचारिक मतभेद चल रहे हैं। लीडर कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहां पे अंग्रेजों ने क्या किया? वही तुष्टिकरण की नीति। अब मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम लीग को पंपोड़ना शुरू कर दिया। अरे बोले यार तुम यहां ताश पीटते रह जाओगे, बोले वो वहां पे वो बना रहे हैं प्रावधान, तुम्हें बुलाया नहीं क्या? वो बुलाया तो हम तो गए नहीं। अरे बोले वो बहुसंख्यक तुम अल्पसंख्यक, होगा क्या? एक तो तुम्हें अलग से तो हमने चुनाव व्यवस्था दी, कितना संरक्षण दे रहे हैं, तुम खुद ही नहीं लड़ रहे तुम्हारे लिए। मोहम्मद अली जिन्ना को लगा, बोले बात तो सही। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, बोले ऐसा है, कांग्रेस अगर प्रारूप देगी तो एक प्रारूप मैं भी दूंगा। वो अगर माना हुआ वकील है तो बोले हम भी हैं, वकील तो वो भी था, वकील ये भी था। उसने भेजी 14 सूत्रीय मांगे और इसने भेजी नेहरू रिपोर्ट। अब अंग्रेजों ने दोनों को देखा, अंग्रेजों को देना कुछ था नहीं। अंग्रेजों ने कहा कि बोले मैं ही खेल यार, मैं ही बुझाया, फाड़ी फेंकी। बोले क्या बना के लाओ कचरा, आता तो तुम कुछ है नहीं, बनाओगे तुम संविधान। तो इधर तो कांग्रेस वालों को लपेटा, उधर लीग वालों को लपेटा, और ये दोनों लड़ते रहे। कांग्रेस वाले तो हम बड्डे, लीग वाले कहे हम बड्डे। अंग्रेजों ने शिट्टा शेख लिया, वापिस वही व्यवस्था। और ये दोनों अपनी जो अलग अलग जो विचारधारा डायरेक्शन जो थी उसके अंदर चलते रहे। फाइनली 1940 में जाके मुस्लिम लीग जो है वो पहली बार, सॉरी ब्रिटिश सरकार जो है वो पहली बार संविधान की मांग को स्वीकार करती है। इससे आगे करेंगे अपन। कोई भी है, कांग्रेस भी है, कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में नेहरू जी भी हैं, लेकिन पहली बार ब्रिटिश सरकार ने जो है इन्होंने संविधान सभा स्वरूप को या संविधान की मांग को कब जायज बताया? तो 1940 अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में सर्वप्रथम, क्या हम कहें प्रथम बार ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। सभा की मांग को स्वीकार किया गया। यह उस समय है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। हाँ महिमा जी, लास्ट चैप्टर आपके। संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया जा रहा है। यह वो समय है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। 1939 जर्मनी का पोलैंड पर अटैक, दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अब यहां भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता है, जनमानस के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए यहां ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहा कि हाँ, आप लोगों के संविधान की मांग जो है वो जायज है, और अभी स्थितियां सामान्य नहीं है, स्थितियां सामान्य होंगी, सामान्य वातावरण उपस्थित होगा, तो आपके लिए संविधान निर्माण जो है वो पूर्ण कर दिया जाएगा, उसके लिए प्रयास जो है वो किए जाएंगे। इससे पहले 1938 में नेहरू जी ने कहा था कि संविधान सभा जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है वो गठित की जाएगी।
1938 में ये चर्चा जो है ये नेहरू जी कर रहे हैं, 1940 में ब्रिटिश सरकार कर रही है। फिर 1942 भारत में भेजा जाता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, और ये जो क्रिप्स मिशन है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें अगर कोई डाउट पूछना है तो कोचिंग के फोन पे फोन कर लेना, फोन होगा बात करवा देंगे, डाउट पूछ लेना आप। 1942 क्रिप्स मिशन जो है, यहां ये प्रावधान किया गया कि संविधान सभा जो है उसका गठन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इन्होंने बताया कि जो संविधान सभा है, ये संविधान सभा प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा गठित चुनी जाएगी। संविधान सभा जो है, तो संविधान सभा का जो प्रांतीय विधानमंडल होगा, उस विधानमंडल का जो निम्न सदन होगा, जैसे आजकल हमारे यहाँ पे प्रांतीय विधानमंडल है, इस विधानमंडल का निम्न सदन क्या कहलाता है, विधानसभा कहलाता है। और सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगी भैया आपकी क्लास। तो निम्न सदन जो है, जैसे हम विधानसभा कहते हैं, उसके सदस्य चुनेंगे। जैसे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। तो आप समझ लो कि भाई जो आपकी विधानसभा है उस समय की तत्कालिक जो प्रांतीय विधानमंडल थी, तो आज की जो राज्यसभा है उसे संविधान सभा से आप कंपेरिजन ले लो कि वो संविधान सभा के रूप में, आज हम उसे राज्यसभा कह रहे हैं, ऐसा मान लो। तो थोड़ा सा क्या है कि कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो संविधान सभा जो है, जो प्रांतों की विधानमंडल होगी, उस विधानमंडल का निम्न सदन होगा, उस निम्न सदन के सदस्य जो हैं वो चुनेंगे या उनके द्वारा जो है वो चुनी जाएगी। फिर देखो 42 की स्थिति आ गई, और हम जानते हैं कि 1939 से 1944 तक दूसरा विश्व युद्ध जो है वो चलता है। फिर उसके बाद में हमें ये भी पता है कि भाई इतने लंबे समय तक अगर कोई युद्ध चला है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गई होगी, जानमाल की हानि हुई होगी, अस्थिरता आई होगी, जनमानस में भी एक भय जो है वो उत्पन्न हुआ होगा, और सामाजिक या राजनीतिक रूप से क्षेत्रों में जो है अस्थिरता उत्पन्न हुई होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी स्थितियां जब होती हैं, विध्वंसात्मक गतिविधियां जब होती हैं, तो उसके परिणाम जो हैं वो अल्पकालिक नहीं होते हैं, उसके परिणाम दीर्घकालिक होते हैं। अब ऐसी स्थिति में कई जगह कई राष्ट्रों में चुनाव हुए, और वहां पे उन चुनावों में ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि भाई हम जो भारत को है स्वतंत्र कर देंगे, या अन्य जो देश हैं हम उनको स्वतंत्र कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा में या उनके कार्य संचालन के लिए राशि की आवश्यकता थी। अब पहले से ही कर्जा हो रहा है, अब अगर कोई देश डूब रहा होता है तो उसका कर्जा कौन देगा? कोई नहीं देने वाला। अब ब्रिटेन जो है वो लगातार कर्जे में चल रहा है, अब उसे वैश्विक आधार पर कहीं से धनराशि मिलने की या हम कहीं कोई राशि मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उसका उद्योग धंधे वगैरह व्यापार सब ठप हो चुका। फिर एक आत्मीयता भी होती है, जब संस्कृतियां मिलती हैं, जनमानस मिलता है, समुदाय मिलते हैं, तो उनमें एक दूसरे के प्रति संवेदना जो है वो संवेदनाएं जागृत होती हैं। तो भारतीयों के प्रति सहानुभूति जो थी लोगों की वो बहुत ज्यादा थी। फिर हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, 1945 में वो अस्तित्व में आ जाता है। अब यहाँ पे दुनिया दो भागों में बंट गई, एक पूंजीवाद, एक समाजवाद। पूंजीवाद जो उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, समाजवाद उसका नेतृत्व रशिया कर रहा है, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है। तो अब राष्ट्र जो है वो फिर नए गुटों में शामिल नहीं हो जाए, इसलिए उनको स्वतंत्र करना भी एक आवश्यकता थी। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या अन्य जो राष्ट्र हैं, लोकतंत्रात्मक जो राष्ट्र हैं, उनके दबाव के कारण, और इंग्लैंड में खुद में जो चुनाव हुए, उस चुनाव में जो मजदूर दल था उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। बस इसी चरण में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है, और ये जो कैबिनेट मिशन है, इस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही आपकी जो संविधान सभा है वो वास्तविक रूप में अस्तित्व में आती है। अब इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में यहाँ पे मजदूर दल की सरकार बनी, और ये जो मजदूर दल था इसके जो नेता थे उनका नाम था एटली। तो एटली की जो सरकार बन रही है उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम भारत को क्या कर देंगे, तुरंत प्रभाव से स्वतंत्र कर देंगे। तो यहाँ जो ये मिशन भेजा गया है, इसमें जो सदस्य हैं, ये सदस्य एटली सरकार के अंदर कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन जो है वो नाम दिया गया है। तो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं पैट्रिक लॉरेंस। अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस।
इसके सदस्य एक तो है स्टेफोर्ड क्रिप्स, और एक है एवी अलेक्जेंडर। नहीं, कल क्लास नहीं थी। तो ये कैबिनेट मिशन है, और इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के जो तथ्य हैं, जो मापदंड हैं, वो निर्धारित किए गए। ये संविधान सभा कैसी होगी, किस प्रकार उसकी संरचना की जाएगी। मतलब ज्यादा समझाना समझाना नहीं है मतलब। तो कुल मिला के मेरे को चैप्टर कंप्लीट करना है ये। कोई नहीं, लिखे चलो। तो संविधान सभा जो है, इसमें पहला जो तथ्य आया कैबिनेट मिशन के द्वारा, वो ये आया कि संविधान सभा निर्वाचित व मनोनीत दो प्रकार से होगी। संविधान सभा निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनेगी। सदस्यों से मिलकर बनेगी। और इसमें कुल सदस्य कुल सदस्य 389 होंगे। तो ये जो आपकी संविधान सभा है, इस संविधान सभा में कुल सदस्य 389, दो रूप में, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। मनोनीत जो सदस्य हैं, इनकी संख्या होगी 93 सदस्य, जो देसी भारत से आएंगे। और निर्वाचित जो सदस्य होंगे, ये होंगे 296 सदस्य, जो कि ब्रिटिश भारत से आएंगे। तो मनोनीत जो सदस्य हैं 93 सदस्य, ये हैं देसी भारत से। देसी भारत मतलब रियासत। और उस समय 562 हमारे पास देसी रियासतें थीं। निर्वाचित सदस्य जो हैं, ये आएंगे ब्रिटिश भारत से। 562। कई रियासतें छोटी भी थी, जैसे बिलबारी है, तो बिलबारी 1.2 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। मात्र 21-22 सदस्य थे टोटली उसके अंदर। हाँ, टोटल पॉपुलेशन इतनी थी, अब थी उस समय। अब ब्रिटिश भारत है, तो ब्रिटिश भारत के अंदर 2 इकाइयां हैं। एक है प्रांत। अब प्रांतों की संख्या थी 11, टोटल हमारे पास 11 प्रांत थे। इन प्रांतों से जो सदस्य आए, उनकी संख्या थी 292 सदस्य। 11 प्रांतों सदस्य कितने आ रहे हैं? 292 सदस्य आ रहे हैं। दूसरा था हमारे पास में चीफ कमिश्नरी। चीफ
कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं आज के, वैसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और ये जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इन चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? 4। और सदस्य भी कितने आए? 4 सदस्य। टोटल कितने हो गए? 296। टोटल कितने हो गए? 296। तो निर्वाचित सदस्य टोटल कितने हैं? 296। भौतिक इकाइयां कितनी हैं? 2। एक प्रांत है, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है। प्रांत है जहां गवर्नर जनरल के शासन है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो डायरेक्टली गवर्नर जनरल वाइसरॉय के नियंत्रण में आ रहा है, जैसे आज हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेश है। देसी रियासतें जहां पे राजे महाराजे, उनके बीच में एक पॉलिटिकल एजेंट, फिर वो संपर्क कर रहे हैं किससे? ब्रिटिश सरकार से। तो वहां पे बीच में कनेक्टिविटी है, जबकि यहाँ पे जनता और सरकार के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, जनता डायरेक्ट सरकार के संपर्क में है। अब वहां की जो जनता है, अब उसको संपर्क स्थापित करना पड़ेगा, वहां के जो मुखिया हैं उनको संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। तो बीच में मीडिएटर कौन आएगा? पॉलिटिकल एजेंट आएगा। एक वो हो गया, एक ही हो गया। अब ये जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं, इन चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 4। अब देखो, ना तो 93 सदस्यों के नाम याद रहने, ना 296 सदस्यों के नाम याद रहने। अब यहां पे कुछ विशेष सदस्य होंगे जिनके नाम आपको याद रखने होंगे, जिनमें से एक तो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में एक है आपका दिल्ली, एक है आपका अजमेर मेरवाड़ा, एक है आपका कुर्ग। और ये कुर्ग कहां पड़ता है? ये है कर्नाटक में, कर्नाटक। एक है आपका बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान जो है यह चला गया पाकिस्तान में, तो आपको कोई लेना देना है नहीं इससे। अब दिल्ली से कौन है जो संविधान सभा में गए हैं? उनका नाम है देशबंधु गुप्ता, देशबंधु गुप्ता। अजमेर मेरवाड़ा से कौन गया? यहां से गए हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव, लाल भार्गव। कर्नाटक कुर्ग से कौन गया? CM पुनाचा। ये चला गया पाकिस्तान में। अब यहां से कौन गया? आपको कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, 4 ही सदस्य, इनका भी चुनाव हुआ। रिजर्व एरिया है ऑलरेडी, 11 प्रांत हैं, सदस्य 292 आए हैं। अब तो पहला पड़ाव तो ये है, 12। उतार लिया? उतारो। उतार लिया? पहली ये। दूसरा कैबिनेट मिशन जो है वो कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रतिनिधित्व करेगा तथा प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य
के सदस्य एकल संक्रमणीय व आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति आनुपातिक एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व पद्धति से अप्रत्यक्ष रीति द्वारा चुने जाएंगे एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व और संविधान सभा का एक निर्वाचित सदस्य जो है वो 10 लाख की जनसंख्या का नेतृत्व करेगा कि 10 लाख पे एक सदस्य चुना जाएगा। तो उस समय की जो हमारी जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ के आसपास, उसके आधार पे हमने सदस्य संख्या जो है वो निर्धारित कर दी, 389 के आसपास निर्धारित की। क्योंकि आज की तरह परफेक्शन आज भी नहीं होता है जनगणना में परफेक्शन, तो क्योंकि हम क्या करते हैं नमूने तो उठाते हैं। वे कॉलोनी में से 5 घरों को टारगेट कर लिया, उन 5 घरों में जाके पूछ लिया हाँ भाई साहब कितने हो घर में सदस्य, तो कोई बताएगा 3, कोई बताएगा 5, कोई बताएगा 8, एवरेज निकाल लेंगे। तो ऐसे एवरेज निकाले जाते हैं। ऐसे थोड़ा ना कि एक घर में जा जाके कि हाँ भाई 1 2, जैसे अपने जानवरों को लड़ियों को गिनते हैं ना, वैसे थोड़ा नहीं गिनते हैं, ऐसे नहीं गिना जाता। नमूने ऐसे उठाए जाते हैं, एरिया डिवाइड कर लिए जाते हैं, कौन से एरिया में कौन है क्या है कितने हैं। तो जाति की जनगणना करनी हो तो वहाँ पे जाति की जनगणना कर लेंगे, जाति के नमूने उठा लेंगे। धर्म की जनगणना करनी होगी तो धर्म के नमूने उठा लेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं एक आइडियल माना जाता है। आज अगर हम 140 हैं जो आइडियली तो आया है, अंतिम आंकड़े थोड़ा है, तो ये कैसे निकलते हैं वैसे निकलते हैं। अब इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसका मतलब ये है कि भाई सबको प्रतिनिधित्व मिले, जिसको भी आप संरक्षण देना चाहते हो, रिजर्व एरिया जो आप निर्धारित करना चाहते हो, उन सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा कोई वर्ग नहीं रहना चाहिए जो वंचित रह जाए, जो ये कहे कि भाई हमारा नेतृत्व करने वाला कोई है नहीं। तो आज अगर आप देख रहे हो तो आज क्या किया गया, कैटेगरी बनी हुई है, सामान्य है, एससी है, एसटी है, कैटेगरी बना रखी है ना आपने। तो आपके लोकसभा में कैटेगरी है, आपके विधानसभा में कैटेगरी है। फिर जैसे आप नीचे आओगे स्थानीय निकाय पे तो वहां पे भी कैटेगरी बना रखी है, पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में, वहां पे भी कैटेगरी कैसे बना रखी है, सामान्य है, सामान्य में पुरुष और महिला। फिर उसमें भी विधवा परित्यक्ता, फिर एससी एसटी ओबीसी बनाए ना आपने, ऐसे अलग अलग कैटेगरी बना रखी। तो आप देखोगे पंचायत के चुनाव तो आप जानते ही हो, कभी सीट एससी की आ रही है, कभी जनरल की आ रही है, कभी जनरल में महिला की आ रही है, कभी एससी महिला की आ रही है, कभी एससी पुरुष की आ रही है। ये सब क्या चल रहा है, ये चक्रीय पद्धति के आधार पर चलता है ताकि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। तो यहाँ पे भी उचित प्रतिनिधित्व देना था, तो इसके लिए क्या करें, तो जो प्रांत जो है उन प्रांतों की जनसंख्या जो है उस जनसंख्या को सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए उन्होंने क्या कराई, वर्ग बना दिए। तो प्रांतीय जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व में, और यह कहा कि भाई जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही वर्ग चुनाव लड़ेगा उस क्षेत्र से, और उसी वर्ग के लोग उसको चुनाव में मतदान देंगे। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रांतीय जनसंख्या को, प्रांतीय जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया, 3 वर्गों में विभाजित किया, 3 वर्ग बना दिए। अभी 3 वर्ग कौन कौन से बनाए हैं, एक वर्ग इन्होंने बनाया सामान्य का, और सामान्य जो वर्ग है इसमें इन्होंने कहा कि भाई एक तो हिंदू होंगे, एक होंगे जैन, और एक होंगे बौद्ध, ये 3 होंगे। एक वर्ग इन्होंने बनाया मुस्लिम, और एक वर्ग इन्होंने बनाया सिख। अब ये कैटेगरी तो ऑलरेडी रिजर्व थी, किसकी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की, वो तो ऑलरेडी क्या हुई है, रिजर्व हुई है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ये 3 कैटेगरियां बना दी इन्होंने। सामान्य जो है
इस सामान्य में तीन है, हिंदू, जैन और बौद्ध। इसमें जो स्थान रखे गए वो रखे गए, सीटें जो हैं, स्थान जो हैं वो रखे कितने, 210। 210 स्थान किसके लिए रिजर्व कर दिए, आपके सामान्य के लिए। मुसलमानों के लिए कितने स्थान रिजर्व करें, यहां स्थान रिजर्व करें इन्होंने 78, 78 स्थान। और सिख के लिए कितने स्थान रिजर्व करें इन्होंने, 4 स्थान। जोड़ो देखें कितने आ रहे हैं, 78, 4, 82, 210, 292 आ गए। टोटल चुनाव कितने पे कराना है, 296 पे। प्रांतों से कितनी सीटें हैं भाई, प्रांतों से टोटल कितनी है, इसलिए लिखने में ये, हाँ तो इसलिए कह रहा हूं ना, लिखने में यही होगा फिर आगे। फिर 4, उनका क्या करोगे, तो वहां पे क्यों नहीं है, वहां पे क्या हिंदू मुसलमान नहीं थे क्या, जैन बुद्धिस्ट नहीं थे क्या, सिख नहीं थे क्या, फिर उसका क्या किया, उनको क्यों नहीं किया आरक्षित वर्ग में। उनकी जनसंख्या कोई बांटते कि भाई कहीं पे मुस्लिम बाहुल्य हो सकता है उसको रिजर्व करते, कहीं पे सिख बाहुल्य हो सकता है उसको रिजर्व करते, क्यों नहीं किया। इसीलिए जल्दी का काम शैतान का होता है। 389 सीट है, 296 पे चुनाव कराना है। 296 दो कैटेगरी में, एक प्रांत में और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में। अब चीफ कमिश्नरी एरिया खुद रिजर्व एरिया है भाई, केंद्र शासित प्रदेश है आपके, आज वो ऑलरेडी रिजर्व नहीं है क्या, वो तो ऑलरेडी रिजर्व है। प्रांत जो है वो सामान्य स्थिति में थे, तो वहां की जनसंख्या को उनको डिवाइड किया गया ताकि वहां से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके। तो वहां की जो पॉपुलेशन थी उसको 3 भागों में बांट दिया, उस पॉपुलेशन को 3 भागों में बांटा, एक सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। चीफ कमिश्नर एरिया तो ऑलरेडी रिजर्व एरिया है पहले से ही, तो 4 सीटें वो हो गई, 292 ये हो गई, टोटल कितनी होगी, 296 सीट हो गई। 93 सीट जो है वो मनोनीत के पास में। अब चुनाव करवाओ, तो दूसरा तो ये हो गया कि भाई चुनाव करवाना है, अब चुनाव करवा लो, कर दो फ्लैट चेंज। अब चुनाव हुए जुलाई अगस्त में, उतार लिया। चलो अब बात करते हैं कि भाई अगर चुनाव करवाया गया तो चुनाव कब हुआ, तो जुलाई अगस्त 1946 को, 46 को संविधान सभा के चुनाव संपन्न कराए। तो चुनाव का परिणाम, अब परिणाम किस पे देखते हैं, चुनाव का परिणाम जो आप देखते हो, परिणाम कैसे देखते हो, राजनीतिक पार्टी पे देखा जाता है परिणाम, तो कि भाई कौन सी पार्टी है उसको बहुमत मिला है। तो चुनाव तो परिणाम जो देखेंगे राजनीतिक पार्टी के आधार पर देखेंगे। तो चुनाव करवाए गए, तो इन चुनावों में राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया, और इन पार्टियों में एक पार्टी थी कांग्रेस, एक पार्टी है मुस्लिम लीग, फिर कुछ क्षत्रिय स्थानीय पार्टियां हैं। तो हमने एक वर्ग बना लिया अन्य, जिसमें अन्य पार्टियां इन दो को छोड़कर और जो निर्दलीय थे उनको शामिल कर लिया। कांग्रेस को टोटल जो स्थान है वो प्राप्त हुए 208। 208 सीट किसने जीती, कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग जो पार्टी है उसने 73 सीट जीती, 73 सीट।
अन्य जो थे उन्होंने जीती 15 सीट, और इन 15 सीटों में इनके साथ में निर्दलीय भी शामिल थे। और निर्दलीय कितने थे? 8 निर्दलीय थे। मतलब 7 सदस्य जो है वो अन्य पार्टियों से थे। 7 सदस्य किससे हैं? अन्य पार्टियों से। 8 क्या है? निर्दलीय। 73 किससे हैं? मुस्लिम लीग पार्टी से। और 208 किससे हैं? कांग्रेस से। अब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब राष्ट्रीय आंदोलन। और अगर आप देख रहे हो तो लंबे समय तक कांग्रेस शासन में रही, उसका कारण यही था, राष्ट्रीय आंदोलन में इसने अतुलनीय भूमिका निभाई। अब कांग्रेस जो है इसने आरक्षित वर्ग में कितने स्थान प्राप्त किए? तो कांग्रेस का अगर हम देखें तो कांग्रेस के पास में आरक्षित वर्ग में क्या रेशो है? तो आरक्षित कितने थे हमारे पास में? एक तो सामान्य था, रिजर्व था, एक मुस्लिम थे, एक सिख थे, और एक थे चीफ कमिश्नरी प्रांत या क्षेत्र। सामान्य से कितनी सीटें जीती कांग्रेस ने? 199। रिजर्व थी कितनी सामान्य की? 210। 210 में से कितनी लाया? 199। मुस्लिम समुदाय में रिजर्व कितनी थी? 78। कितनी जीती? 3। सिख कितनी रिजर्व थी? 4। कितनी जीती? 3। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितनी रिजर्व थी? 4। कितनी जीती? 3। जोड़ लो। 298 आ रहे हैं क्या? सॉरी 208 आ रहे हैं क्या? ये चुनाव का परिणाम था। बस सीटों का आवंटन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और चुनाव परिणाम। अब इस चुनाव परिणाम को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, डिटेल में लेके चलें। तो चुनाव परिणाम में कुल महिला सदस्य संविधान सभा में, कुल महिला सदस्य संविधान सभा में कितनी? 15। एससी समुदाय के और एससी समुदाय के कितने लोग? तो अनुसूचित जाति के जो लोग थे वो थे 26 सदस्य, और अनुसूचित जनजाति के कितने थे? वो थे 33 सदस्य। महिलाएं कितनी थी? 15। फिर राजस्थान से कितने संविधान सभा में? राजस्थान से 12 सदस्य, एक भी नहीं। अब ये 12 जो हैं इनमें कुछ रियासती जो व्यक्तित्व हैं, किसी ठिकाने के ठिकानेदार जागीरदार जो हैं, रजवाड़े जो हैं वो भी हैं, और कुछ प्रजामंडलीय आंदोलन या प्रजा परिषद आंदोलन के अंदर जो सक्रिय भूमिका निभा रहे थे वो लोग भी हैं। अब यहां पे ना तो 26 सदस्य याद रहेंगे, ना 33 सदस्य याद रहने, न ये 15 याद रहनी, न ये 12 याद रहने, लेकिन इन 15 में से कुछ मुख्य हैं वो याद रखने, और 12 के 12 तो पूरे याद रखने। तो राजस्थान का एग्जाम है, उधर वालों में से कुछ मुख्य मुख्य हैं वो याद रखने हैं आपको। ये कौन कौन मुख्य हैं? वो तो अब है, लोकसभा में वो 4 और 3 तो, हाँ वो तो जनप्रतिनिधि के रूप में, वो अलग चीजें थी। उस समय तो ये अनुसूचित जाति जनजाति तो आवंटन ही नहीं किया गया था। उस समय तो खाली 3 वर्ग बनाए गए थे, सामान्य वर्ग था, मुस्लिम वर्ग था, सिख वर्ग था। उस समय अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग उल्लेखनीय नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर और डिवाइडेशन करते तो राष्ट्रीय एकता जो है या राष्ट्रीय आंदोलन जो कमजोर होता, क्योंकि अंग्रेजों ने तो कर ही रखा था पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो मुस्लिम हाँ, मुस्लिम लीग अलग पार्टी है, कांग्रेस अलग पार्टी है, मुस्लिम वर्ग अलग है, समुदाय अलग है, पार्टी अलग है। उतारो। कल अपने देखा था कि संविधान सभा जो है, तो संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के निर्माण से संबंधित उल्लेख किया था कि संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित और मनोनीत होंगे। इसके अलावा जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनमें उनका चयन जो है वो 10 लाख पे 1 सदस्य किया जाएगा, और आनुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। आनुपातिक पद्धति के आधार पर प्रांतीय जो जनसंख्या थी उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, 3 वर्ग बनाए गए, सीटों का आवंटन किया गया। फिर जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव संपन्न करवाए गए। फिर संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए उन चुनावों का जो परिणाम था वो परिणाम भी हमने देखा। उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस आई है, उस कांग्रेस के आरक्षित स्थानों में कितने स्थान उसको प्राप्त हुए ये भी हमने देखा था। अब हमारा जो मूल काम है कि संविधान सभा का मूल काम क्या था? भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, और पहली जो बैठक है इसका जो आयोजन है ये हुआ था
9 दिसंबर 1946 को जो आपकी दिल्ली की पुरानी इमारत, जिसे हम पूर्व में संसद के नाम से जानते हैं, जो आज वर्तमान में आपकी सेंट्रल विस्टा जो संसद इमारत है, उससे पहले जो इमारत थी, वहां उसकी सेंट्रल लाइब्रेरी हॉल के अंदर इसकी बैठक का जो है वो आयोजन किया गया था। इस पहली बैठक में हमने संविधान सभा के लिए सभापति का चयन किया, क्योंकि हमारे लिए नए प्रावधान थे और नए प्रावधानों में हमें किसी न किसी से कुछ सीख लेनी थी। तो हमसे पहले जितने भी देश थे जिन्होंने अपने संविधानों का निर्माण किया था, उनकी पृष्ठभूमि को देखा, उनके प्रावधानों को देखा, और उनमें देख के हमने तय किया कि भाई भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसमें हूबहू जो चीज़ें हमारे अनुकूल हैं हम उनको अपनाएंगे, और जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होगा उनमें परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे हमने सीधा ही स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना। हमने क्या किया, यहाँ पहले एक अस्थायी सभापति जो है वो लेके आए, ताकि हमें मार्गदर्शन किया जा सके। इसके लिए नाम का प्रस्ताव जो है वो जेबी कृपलानी ने रखा था। उन्होंने कहा कि भाई जो अनुभवी व्यक्ति हैं वो मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो अनुभवी व्यक्ति कौन होगा? तो संसदीय शासन प्रणाली को नई बात तो थी नहीं हमारे यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिश काल में हमारे यहाँ पे प्रांतीय विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल का अस्तित्व हो चुका था, शासन संचालित होता था। हमारे यहाँ पे विषयों का बंटवारा किया गया था, हस्तांतरित विषय अलग थे, आरक्षित विषय अलग थे, और कुछ अवशिष्ट शक्तियां हुआ करती थी जो गवर्नर जनरल में निहित थी। 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें यह तय कर दिया गया था, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। फिर जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तब यह प्रावधान किया गया कि जब तक नया संविधान नहीं बनेगा तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही शासन का संचालन रखा गया है। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, यहां हमने अस्थायी सभापति को चुना क्या, मनोनीत किया था अस्थायी सभापति, और ये अस्थायी सभापति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नंद सिन्हा। आज जैसे आप लोगों के प्रोटेम स्पीकर होता है, ये लगभग वैसा सा ही प्रावधान था, और ये प्रोटेम स्पीकर जैसा प्रावधान ये हमने लिया कहां से? फ्रांस के संविधान से। तो भाई जो चुने हुए सदस्यों में जो सबसे अनुभवी है और सबसे बुजुर्ग है, तो उस समय तत्कालिक समय में सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और अनुभवी व्यक्ति थे। अब अनुभवी कैसे? तो ब्रिटिश शासनकाल में 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि हम केंद्र में द्विसदन वाला विधानमंडल बनाएंगे, और केंद्र में हमने द्विसदन वाला विधानमंडल जो है 1921 के अंदर स्थापित कर दिया। अब 1921 में जब द्विसदनीय विधानमंडल केंद्र का स्थापित किया गया, तो उसका जो निम्न सदन था, जैसे आजकल हम लोकसभा कहते हैं, उसे उस समय विधानसभा कहते थे, उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे फ्रेडरिक व्हाइट, और पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसका मतलब कि वो इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं कि किसी भी सभा को या सत्र जो होता है उसका आयोजन किस प्रकार किया जाए, उसका संबोधन किस प्रकार किया जाए, मार्गदर्शन किस प्रकार किया जाए। देवेंद्र जी, मुझे पता नहीं इससे पहले कितनी क्लासें हुई हैं, आपके ऐप के ऊपर होगी कितनी क्लासें हुई होंगी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उन्हें अस्थायी सभापति जो है यहां पे नियुक्त किया गया। फिर हमने एक उपसभापति को नियुक्त किया, और उपसभापति जो थे वो थे आपके फ्रैंको एंथोनी। इन दोनों के ही नाम का जो प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था? जेबी कृपलानी ने। फ्रैंको एंथोनी जो है ये एक एंग्लो इंडियन थे। कौन है? एंग्लो इंडियन। कौन होता है एंग्लो इंडियन? एंग्लो इंडियन कौन होता है? आधा था, मतलब आधा आदमी आधा लुगाई। तो पिताजी यहाँ के और माँ दूसरे देश की हो, इसका मतलब राहुल गांधी एंग्लो इंडियन है, क्योंकि पिताजी तो यहाँ के हैं और माताजी इटली की है। उल्टा, मतलब माताजी यहाँ की पिताजी बाहर के, तो पिता के आधार पर तो नागरिकता तय होती है। और कुछ? बस इतना ही? मेरे मुंह से सुनोगे? मत कुछ ऐसा सुना दूंगा जो सुन नहीं पाओगे। अंग्रेज कौन होता है? सबसे पहले तो ये समझो, अंग्रेज कौन है? मतलब जापान वाला भी अंग्रेज है, अमेरिका वाला भी अंग्रेज है। तो मतलब अपने कहने का मतलब है कि हर थोड़ा आदमी अंग्रेज है। तो अपने यहाँ पे भी कई ऐसे होते हैं जो सूरजमुखी होते हैं, अंग्रेज थोड़े ना वो तो अलग चीज होती है, वो तो एक डिजीज है, बीमारी है वो तो। जैसे आप भारतीय हो तो क्या परिभाषा है? अब जैसे हमारी जो कदकाठी है, हमारा जो रंग रूप है, हमारी जो संरचना है, हमारे जो जीन्स हैं, लगभग वो बांग्लादेश के भी हैं, श्रीलंकन के भी हैं, पाकिस्तानियों के भी हैं, अफगानिस्तानियों के भी हैं, सेंट्रल एशिया वालों के भी हैं, लगभग सेम वही है। और आर्यन आए कहां से हैं? सेंट्रल एशिया से हैं। ये तो कबीले वाले थे, मूल भारतीय द्रविडियन है जो साउथ के अंदर रहते हैं। तो आप देखो ना, साउथ के अंदर आपको कल्चर बिल्कुल अलग मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में अलग मिलेगा आपको।
अंग्रेज का मतलब है जो ब्रिटिश नागरिक है, अंग्रेजी भाषा बोलता है, वो अंग्रेज है। फ्रांस का होगा तो फ्रेंचमैन होगा, भारत का जैसे भारतीय है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी है, बांग्लादेश का बांग्लादेशी है, श्रीलंका का श्रीलंकन है। समझ गए? तो हर दो आदमी अंग्रेजी नहीं होता है। इंग्लैंड का रहने वाला हो, इंग्लिश नागरिक हो, अंग्रेजी भाषा बोलता हो, वो है। और किसी भारतीय व्यक्तित्व से जब संबंध तय होते हैं, उससे जो वैधानिक संतान आ रही है, जो भारतीय नागरिक है, वो एंग्लो इंडियन होगा। पूरे भारत में लगभग 650 के आसपास ही है, ये ज्यादा नहीं है। तो आप देखते हो पहले जैसे लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, विधानसभा में एक प्रावधान था कि एक राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, लेकिन अभी इसको प्रावधान को खत्म कर दिया 106वें संविधान संशोधन में, 2021 में खत्म है। क्यों? क्योंकि इतने लोग ही नहीं है कि उनको वहां पे जो है किसी प्रावधान की आवश्यकता हो, लीडरशिप की आवश्यकता हो। जनरली आजकल हमारा इलेक्शन सिस्टम जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम वो चीजें नहीं देखते, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा। आजकल हम देखते हैं विकास, कि हमारा विकास कौन करेगा, हमारे मुद्दे जो है उनका समाधान कौन करेगा। तो आज के जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों में या हम कहेंगे निर्वाचन व्यवस्था में बहुत अधिक शैक्षणिक प्रगति हुई है। इसीलिए तो मोदी सरकार है हमारे पास में, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, विकास तय है। और आप देख लो, आपने विकास किया ना कि आप दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो चुके हो, बन चुके हो। कभी तीसरी पे पहुंच जाते हो, कभी 5वीं पे आते हो, कभी चौथी पे आते हो। दुनिया के मिलियनरों में तुम्हारे बंदे जो है वो शामिल हो जाते हैं, है कि नहीं है? जब भी कोई क्षत्रिय चुनाव आता है तो तुम्हारे हमले हो जाते हैं। जब चुनाव आने वाले हैं बिहार के, पहलगांव में कांड हो गया, इससे पहले चुनाव आने वाले थे, पुलवामा में कांड हो गया। तो विकास ही तो कर रहे हैं हम, और कर क्या रहे हैं? तो हिंदू राष्ट्र बनाना है हमको, क्योंकि पूरी दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। नेपाल हुआ करता था, वो सेकुलर हो गया। अब ये जिम्मा हमने लिया है। पहले जिम्मा हमने ये लिया था लॉकडाउन के अंदर, हमें दुनिया की नंबर 1 जनसंख्या बनना है। तो लॉकडाउन में अपने करा क्या? और कोई काम तो था नहीं, तो खाली बैठे करे क्या? कुछ तो करें। और हम कितने प्रोडक्टिव हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम जापे करवाओ, खाली क्यों बैठो? अगर मोदी जी को पता था, मोदी जी ने पहले ही, क्यों, कितने दूरदर्शी हैं, पहले थालियां बजवा दी। पता नहीं बाद में थाली बजा पाएंगे नहीं बजा पाए, थाली पहले बजवा दो, टावर बाद में होता रहेगा। पहली बार हुआ है कि थाली पहले बजी है, टावर बाद में हुआ है। टावर पहले होता था, थाली बाद में बजती थी। जो भी हुआ, आप विकास की ओर हो। तो फ्रैंको एंथोनी कौन है? ये एक एंग्लो इंडियन है। ये कौन सा सब्जेक्ट है? कुछ नहीं है, इस वीक में कंप्लीट। आज क्या हो गया? गुरुवार हो गया, 2 दिन में कंप्लीट। चिंता मत करो, दुख मत पाओ। और ये सब्जेक्ट वैसे तो पॉलिटिकल साइंस है, राज्य व्यवस्था वाला है। बाकी अगर कुछ और दिखाई दे रहा हो तो फिर उसका कुछ इलाज है नहीं। फिर है संबोधन। इस पहली बैठक का संबोधन जो है वो किया था जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी। इस पहली बैठक में कुल सदस्य देखो, संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी थी? 389। और पहली बैठक में सदस्य कितने आए हैं? 208 सदस्य। क्यों भाई 389 208 हैं? तो ये मत सोचो कि भारतीय संविधान बनाना बहुत आसान था, या ये आज की समस्या नहीं है। ये जो आप आज देख रहे हो ना, ये कोई आज की समस्या नहीं है। ये समस्या 1909 से शुरू हो चुकी थी, जब अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरू करी थी। मुसलमानों को पृथक से प्रतिनिधित्व दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। इसीलिए मिंटो को कहा जाता है भारत में सांप्रदायिकता का जनक। और मार्ले, जो कि उस समय भारत सचिव था, उसने चेतावनी भी दी थी कि भाई अपन ऐसे सांप के दांत बो रहे हैं जो इतने जहरीले हैं कि कल को जो फल लगेंगे ना तो बड़े कड़वे होंगे। मिंटो ने कहा अपने को क्या करना है, अपने को तो खाने नहीं है, अपने तो बीज बो और निकलो। बीज बोए और निकल गए। अंतिम बार अगर आप देखोगे हिंदू मुस्लिम एकता आपको दिखाई देती है 1919 में, खिलाफत आंदोलन में। उसके बाद कहीं नहीं दिखाई दे रही आपको। और ये जो भी प्रोपेगेंडा जो चल रहा है ना, ये सब एजुकेशन का मारा है, टोटल का टोटल, और कोई कारण नहीं है। अब उस समय कहते हैं कि गांधी जी ने इनको रोक लिया, गांधी जी इनको अगर कर देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। अरे आज तुम्हारे पास में कम से कम धर्म की बात है, फिर तुम जातियों की बात करते, फिर किस चीज को निकालते? कौन कौन सी जाति को निकालते हैं यहां से? बहुत सी जातियां ऐसी हैं कि जिनकी उत्पत्ति के प्रमाण कुछ अलग हैं। फिर तो यहां पे जो जातियां रहती तो आदिम जातियां रहती। आदिम जातियों में जनजातियां हैं, जितनी भी आपकी जनजातियां हैं वही रहती भारत में। फिर ये जो अपने आप को स्वर्ण और उच्च जो बोल रहे हैं, ये तो है ही नहीं आके। तो पढ़ा लिखा काबू में रहेंगे अपने आप। पढ़ाओगे लिखाओगे तो कहां से काबू में रहेंगे? तो यहां पे भी समस्या क्या है सदस्य संख्या कम होने की? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मुस्लिम लीग ने तो कर दिया बहिष्कार। बोले हम नहीं मानते इन चुनावों को। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि उनको उम्मीद ये थी कि मुस्लिम वर्ग के लिए जो आरक्षित स्थान है 78,
वो तो आएंगे आएंगे। इसके साथ जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं वो भी मुसलमानों के साथ आएंगी, लीग के साथ में आएंगी। हुआ क्या? हुआ उल्टा, अनुसूचित जाति और जनजाति ने बाइकाट कर दिया। हाँ, चुनाव लड़े कई लोग मुस्लिम लीग के सीटों पे, चुनाव जीते भी हैं, लेकिन वो लीग के समर्थन में नहीं रहे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो लीग से चुनाव लड़े। आज का जो बांग्लादेश है वहां पे एक जगह है जयसुर खुलना, वहां से चुनाव जीत के भी आए संविधान सभा में, लेकिन उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार नहीं किया। जो लीग कर रही थी, लीग जो अड़चने पैदा कर रही थी, उनमें वो सहयोग नहीं कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। बोले हम किसी बड़े उद्देश्य को लेकर आए हुए हैं, ये पद, ये जो आपके छोटे जो अहंकारी जो निर्णय जो है ना, इसके लिए नहीं है। राष्ट्र एक बड़ी विचारधारा है। ये धर्म, जातियां, पातियां तो बहुत संकीर्ण बातें हैं, राष्ट्र की बात करो तो अलग थे उनसे। तो यहां पे कम सदस्य संख्या होने का कारण यही था कि एक तो मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार संविधान सभा का, द्वारा बहिष्कार। अब मान लो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लीग के पास सीट कितनी है? मुस्लिम लीग के पास सीट कितनी है? 73 चले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बड़ा वर्ग वंचित बैठा है। कौन सा? देसी रियासतें। उन विचारों को अभी तक यही उल्लेखित नहीं किया गया, उनका यही भविष्य तय नहीं है कि भाई कौन आएगा संविधान सभा में, किसको भेजा जाए। उनके तो प्रावधान ही क्लियर नहीं किए गए। तो दूसरा जो बड़ा मूल कारण था वो था देसी रियासतों का भविष्य तय नहीं। देसी रियासतों का भविष्य तय नहीं। हाँ, वही होगा। यहां तक कि अंतरिम सरकार जो आएगी ना, उसमें भी बहिष्कार कर रहे हैं तो बोले हम शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब देखो, घर की फूट होती है ना तो बाहर वाले लोग मजे लेते हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो आपकी फूट के कारण हो रहा है। आज हिंदुस्तान बारूद के उस ढेर के ऊपर है कि एक चिंगारी की आवश्यकता है, फिर देखो तुम धमाके। आज तुम्हारे पास में कम से कम अभी तक तो एक है। द्विधर्मी राष्ट्र बना के छोड़ दिया इस हिंदुस्तान को। उस समय भी स्थिति यही थी, लेकिन बैलेंस में आई ना। लेकिन उसका परिणाम क्या था? उसका परिणाम यह था कि आजादी के बाद में जो सांप्रदायिकता हुई थी ना, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो नरसंहार हुआ था उस समय, अपन तो सोच भी नहीं सकते उसको। ये फिल्मों में तो पॉइंटों में दिखाते हैं, 1% भी नहीं दिखाते। जिन लोगों ने जीवंत उस नरसंहार को देखा था, उन्होंने जो व्याख्या की, रूह कांप जाती है। वो स्थिति आज है। अब तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि सोशल मीडिया है इसलिए हमको पता चल रहा है। बाकी कई बातें, कई घटनाएं तो ऐसी होती हैं कि जिनको बाहर आने ही नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि इससे एक बड़ा वर्ग जो है वो प्रभावित हो सकता है, एक बड़ा द्वंद्व जो है वो शुरू हो सकता है समाज में, इसलिए उसको दबा दिया जाता है। कई चीजें आउट हो जाती हैं। जैसे कर्नाटक में एक लड़के ने भारत माता की जय बोल दी, मॉब लिंचिंग हो गई, भीड़ टूट पड़ी उस पर, ये भारत माता की जय कैसे बोल दी भाई तूने। तो अगर हम देखें तो यहां पे भी स्थिति यही है। लीग सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना अंतरिम सरकार में कर रहा है ना कुछ और। उसको लगा कि मैं बाहर होऊंगा, प्रतिकार करूंगा तो ये कार्य संचालित नहीं होंगे। फिर बाद में लगा कि मैं तो बाहर बैठा हूं, इनके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो फिर इसने कहा कि नहीं, एंटर करेंगे हम तो, कैबिनेट में शामिल करो हमको। तो अंतरिम सरकार में शामिल हुए। अब शामिल होने के बाद में अड़ंगा शुरू कर दिया। तो कुल मिला के ये है कि भाई खुद की नाक कटा के दूसरे का सोन खराब करना। तो ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है, चली आ रही है। ये पहली बैठक है। अब पहली बैठक में कई किताबों में आपको मिलेगा 211 सदस्य, ठीक है ना। 211 सदस्य पहले अधिवेशन में है, पहली बैठक में 208 है। ये एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है। ये पहली बैठक है। फिर इसके बाद में हटा दूं, फिर आते हैं दूसरी बैठक पे। पहली बैठक में कोई खास हुआ नहीं, ठीक है, मिले जुले आपस में चर्चाएं हुई, चाय कॉफी पी, क्योंकि अपने इतने ईमानदार कर्मठ तो है ही नहीं ना कि भिड़ते ही काम करना शुरू कर दें। तो रूपरेखा वगैरह बनाई, गाइडेंस लिया। फिर उसके बाद में हम आते हैं दूसरी बैठक पर। 208 पहली बैठक में है, 211 पहले अधिवेशन में है, क्योंकि बैठ के आएंगी 166 और अधिवेशन आएंगे 12। सुल्तान सिंह जी, वीडियो अटक रहा है, चलो देखते हैं कोई दूसरा जुगाड़ अटक रहा है तो। दूसरी बैठक, हालांकि दूसरी बैठक वैसे तो 10 दिसंबर को होती है, लेकिन उसके कोई विशेष मायने नहीं है, इसलिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो मायने जिसके हैं वो अपनी 11 तारीख वाली बैठक है, इसलिए दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ? इस दिन हमने संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया। स्थायी अध्यक्ष, बाकायदा सर्कुलर निकाला गया था, नाम मांगे गए थे, बाकायदा चुनाव हुआ था। और इसमें आपके पास में जो पहले अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद अभी भी उपसभापति वही है,
कौन? फ्रैंको एंथोनी। एंथोनी। लेकिन फिर हमने एक उपाध्यक्ष जो है उनको चुना, और संविधान सभा के पहले प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं H.C. मुखर्जी। कुछ समय तक मुखर्जी साहब रहे उपाध्यक्ष संविधान सभा के। फिर इनके बाद में इनकी जगह दूसरे आए उपाध्यक्ष। H.C. मुखर्जी के जाने के बाद में दूसरे उपाध्यक्ष वो हैं आपके V.T. कृष्णामाचारी। V.T. कृष्णामाचारी। जबकि हमारे संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, हमारे मार्गदर्शन के लिए ये थे B.N. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। और B.N. राव के द्वारा ही भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप बनाया गया। प्रथम प्रारूप बनाया गया। अब बेनेगल नरसिम्हा राव जो है, इनका संविधान सभा से कोई लेना देना नहीं है। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये एक ICS अधिकारी थे, उस समय के सिविल सेवा के एक अधिकारी, एक व्यक्तित्व हैं। इन्होंने 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया, फिर उनमें से महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे उनके अनुसार एक ड्राफ्ट बनाया, और ड्राफ्ट बना के संविधान सभा को सौंपा। कोई मेहनताना, कोई पारिश्रमिक नहीं लिया इन्होंने, बिना वेतन के कार्य किया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने संविधान सभा में बिना वेतन के कार्य किया। कई मुस्लिम लीग के लोग भी हैं जिन्होंने संविधान सभा में कार्य किया, भले उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन संविधान सभा की बैठकों में थे। मैं बता दूं पहले आराम से। B.N. राव वो व्यक्तित्व हैं जो भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी बने। भारतीय संविधान के साथ साथ इन्होंने म्यांमार के संविधान का निर्माण भी किया। अब चूंकि उस समय के B.N. राव तो एक ICS अधिकारी है, ये प्रशासनिक अनुभव रखता है, इसके पास में संवैधानिक भाषागत अनुभव है, लेकिन विधि विशेषज्ञ नहीं है। और उस समय के जो प्रकांड विधि विशेषज्ञ जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो यहां इन्होंने जो प्रारूप बनाया है, इस प्रारूप को प्रारूप समिति के सामने रखा जाएगा, फिर उस प्रारूप पे चर्चा की जाएगी। तो जो प्रस्ताव आएंगे वो प्रस्ताव को रखा जाएगा, कुछ नए प्रस्ताव आएंगे उनको स्वीकार किया जाएगा। तो संविधान सभा ने लगभग 6,500 से अधिक प्रस्ताव जो है वो प्राप्त किए हैं, चर्चाएं की हैं। उनमें से लगभग 3,000 प्रस्ताव स्वीकार किए हैं। आप सोचो, कोई एक दिन का वो नहीं है, रात दिन काम चला है, तब जाके 2 साल 11 महीने 18 दिन में आपका संविधान बनकर तैयार हुआ है। एक एक बारीक से बारीक चीज को देखा गया। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ किसी एक वर्ग को देखा गया, किसी एक पार्टी को देखा गया, किसी एक विचारधारा को देखा गया है ना। जो अभी तक दृष्टांत में नहीं है व्यक्तित्व है, दूर दराज कहीं जंगलों में बैठा है, आदिम जीवन जी रहा है। आप सोचो 47 में जब हम आजाद हुए, उस समय जो जनजातियां थी, और आज इस IT युग में आपके पास में ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी वही पाषाण युगीन जीवन जीती हैं। अंडमान निकोबार में तुम्हारे बड़ी बड़ी ऐसी जनजातियां, तो उस समय कितनी रही होंगी। उनको मुख्य धारा से जोड़ना, उनको शिक्षा प्रदान करना, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक गतिविधियों के लिए कार्य करना, तो कोई छोटा टास्क नहीं था। संविधान निर्माण करना एक बहुत बड़ा टास्क था, इसको बखूबी निभाया है लोगों ने। अब 100% परफेक्ट तो कोई है नहीं, ये भी कोई अवतार तो थे नहीं, मानव योनि में जन्म लेने वाले श्रेष्ठ मानव व्यक्तित्व थे। तो इनसे जितना श्रेष्ठ हो सका इन्होंने अपने लिए अपनी जो भी कौशल था उसका पूरा योगदान देते हुए इस राष्ट्र के लिए कार्य किया। अब कोई 19-20 अगर कोई कमी रह जाए तो रह जाए, अब उसके लिए भी दोष उनको, अच्छा कर दिया तो भी अच्छाई तो मिलती नहीं है, बुराई सारी मिल जाएंगी। अब कोई भी बात होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु ऐसे ही नहीं कहा जाता। भारतीय संहिता में पहली है मनु संहिता, जिसने मानक तय किए थे, उसी से चलता था ये पूरा शासन, ये पूरी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। लेकिन उसके कुछ प्रावधानों को शामिल किया, ऐसा नहीं कि उसको नकार दिया, शामिल किया। उसमें उन्हीं चीजों को नकारा जो उचित नहीं थी, जैसे जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, उनको नकारा है उन्होंने, बाकी चीजें तो अपनाई है ना। तो ये पहला प्रारूप बनाया इन्होंने। हाँ बिल्कुल, कल क्लास हुई थी। फिर आते हैं तीसरी बैठक पे। हालांकि ये 5वीं है वैसे क्रम से, लेकिन महत्वपूर्णता के आधार पे तीसरी है।
तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। तेरह दिसंबर 1946। इसमें पंडित नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 8 उद्देश्यों सहित उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। सभा में प्रस्तुत किया 8 उद्देश्य। भारत क्या होगा, संवैधानिक संस्थाएं क्या होंगी, भारत उसका जो शासन स्वरूप है, उसकी जो संस्थाएं हैं, उसकी जो प्रासंगिकता है, नागरिकों के साथ उसके संबंध कैसे होंगे, वंचित जो वर्ग है उसके लिए प्रावधान क्या होंगे। तो हमारा मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है संविधान को बनाने का, और हम एक कैसा संविधान हम चाहते हैं। इन पूरे तथ्यों का जो सार है वो इन 8 उद्देश्यों के माध्यम से उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया। आज यही उद्देश्य प्रस्ताव आपको प्रस्तावना के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसको उद्देशिका कहते हैं कि हमारे संविधान की उद्देशिका क्या है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो अगर हम पूरा संविधान नहीं पढ़ पाए तो हम संविधान की जो मूल प्रासंगिकता है हम उसको जान सकते हैं कि हमारा संविधान एक्चुअल में है कैसा। तो प्रस्तावना क्या कर रही है, आकर्षण और आकर्षण तथ्यों के साथ में सार उत्पन्न कर रही है। तो एक तो मैं किसी कहानी को लंबी चौड़ी करके बताऊं, एक मैं उसका सार बता दूं कि भैया इसका सार ये है। तो अगर सार समझ में आ गया तो आप पूरी कहानी समझ जाओगे कि हाँ भाई कहानी कुछ ऐसी रही होगी। तो ये जो हमारा संविधान जो बनेगा उस संविधान का हमारा मूल उद्देश्य क्या है, और इस मूल उद्देश्य में हमने जो मूल तथ्य रखे हैं वो कितने हैं, 8। अब इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। संविधान सभा ने स्वीकार किया, हाँ। और जब ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया देखो पूजा जी, अशोक सर की क्लास होती है 8 बजे। अब या तो वो आए नहीं होंगे या उनकी क्लास मेरे बाद में होगी, लेट होगी। अब शेड्यूल जो मिलता है उसके हिसाब से क्लास ले लेते हैं, क्या बताएं। हम तो मास्टर कर्मचारी आदमी हैं, जब क्लास लगेगी तब आ जाएंगे। अब 22 जनवरी 1947 को जब ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने स्वीकृत किया है, उसी दिन से संविधान ने कार्य करना प्रारंभ किया। तो आप देखोगे कि संविधान सभा की टाइमलाइन है 3 वर्ष 1 महीना 17 दिन, जबकि संविधान निर्माण का समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब ये डिफरेंस क्यों है, तो डिफरेंस इसलिए है, ऐसे नहीं कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई और उस दिन काम करना शुरू कर दिया। जब तक आपके मोटिव क्लियर नहीं है, आपके उद्देश्य क्लियर नहीं है, आप काम क्या करोगे भाई। पढ़ तो आप बचपन से ही रहे हो ना, लेकिन उस पढ़ाई में इस पढ़ाई में अंतर है कि नहीं है। अब आप अपने जीवन के सारे सुख दुख, जो भी आपके आनंद मौज, सब त्याग दिया आपने। ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई संबंध, ना कोई ब्याह, ना कोई दुख, कुछ नहीं। अभी आपको फोकस है कि यार मेरे को नौकरी लगना है। क्यों? क्योंकि आपका एम क्लियर हो गया, आपका उद्देश्य क्लियर हो गया कि अगर मैं नौकरी नहीं लगा तो समाज में मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं बनेगी, मेरी कोई पहचान नहीं बनेगी। और अगर पहचान नहीं बनी, प्रतिष्ठा नहीं बनी, तो भाई साहब को छोरी नहीं देगा। आज ये नहीं है कि भाई खेत कितना है, कितने डांडे सांसर हैं, क्या कमाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज ये है छोरा क्या करता है कि साहब छोरा सरकारी जमाई है, नौकरी में, लो भाई साहब तुम बोलो क्या चाहिए, मोटरसाइकिल, कार, क्या व्यवस्था। तो तुम्हें पता है नौकरी लग गई तो लाडी भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, और दूध पीने के लिए पार्टी भी मिलेगी। सारी व्यवस्था होंगी तुम्हारे पास में, कुछ नहीं करना तुम्हें। तो तुम्हारे रूटीन चेंज हो गए, ट्रेंड चेंज हो गए। पहले स्कूल जाते थे तो पेट में दर्द होता था, अब पेट में दर्द भी होता है तो भी क्लास मिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है एक भी क्लास मिस करी मेरा नुकसान है। तो इस दिन संविधान सभा अपना काम करना क्या कर रही है, शुरू कर रही है। अब इसी टाइम ड्यूरेशन में अगर आप देखोगे तो जनवरी है और अगस्त आते आते, हालांकि वैसे जून में ही यह तय हो चुका था कि भारत का विभाजन होना है। माउंटबेटन घोषणा होती है 3 जून को, इसलिए हम उसे जून योजना भी कहते हैं, माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, मन बांटन योजना भी कहते हैं, और उसको बाल्कन प्लान भी कहते हैं। तो उसमें तय कर दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बनेंगे, दोनों की अपनी अपनी संविधान सभा होगी। जब तक संविधान निर्माण नहीं होता तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा शासन करेंगे,
देसी रियासतें जो हैं वो भारत और पाकिस्तान कहीं भी शामिल हो जाएंगी, जिनके देसी रियासतों की सालाना 1 करोड़ आय है, 10 लाख जनसंख्या है, चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती। तो इसलिए भारत में कई ऐसी रियासतें थी जो कुछ पाकिस्तान में जाना चाहती थी, कुछ अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। और उसके बाद में अगर आप देख रहे हो तो रियासतों का जो संगठन जो है वो बनने शुरू हो गए, संघ बनने शुरू हो गए। अब जैसे राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में 19 देसी रियासतें थी। तो आपको क्या लग रहा है कि इन्होंने संघ बनाने का प्रयास नहीं किया? संघ बनाने का प्रयास किया, वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया है, ढूढान संघ बनाने का प्रयास किया है, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया है, मेवाड़ संघ बनाने का प्रयास किया है, मारवाड़ संघ बनाने का प्रयास किया है। जोधपुर वाले तो पाकिस्तान जाना चाहते थे। और यहां तक कि अगर तुम बांसवाड़ा के शासक की अगर बात सुनो तो वो तो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं मेरे डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि खाली एक दो व्यक्ति, कई लोग थे इच्छा के विरुद्ध, नहीं थी, और भी कई मंशा थी। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये तो इंदिरा गांधी का भला हो कि लैंड सीलिंग एक्ट ले आई वो, नहीं तो तुम्हें जो आज जमीनों की जो बात कर रहे हो ना, जमीनें होती नहीं तुम्हारे पास, तुम आज भी काश्तकारी होते, मालिक कोई और ही होता। तो ये है कि जिस पे काबिज है वो उसका मालिक है। इन्होंने तो जमीन हथियाना शुरू कर दिया था। आज भी देखो कितनी जमीन इनके पास में पड़ी रह गई। और डिस्प्यूटेड होने का कारण क्या है? रियासती में इन्होंने पहले तो रुपये जारी कर दिए, दान में दे दी, दान पत्रों के माध्यम से। फिर उसके पिताजी चले गए, उसका बेटा शासक बना, बेटा मुखिया बना, उसकी उससे नहीं बनी, वापस ले ली, किसी तीसरे को दे दी। अब वो रुके तो पड़े रह गए ना लोगों के पास में, परमट तो पड़े रह गए। फाइनली जब लैंड सीलिंग एक्ट आया तो उसमें ये आया कि भाई जो जहां काबिज है वो उसकी जमीन है, जहां जो काश्तकारी कर रहा है, खेती कर रहा है, वो रुके धरे रह गए। तो बड़ी समस्याएं हैं भारत के अंदर, कोई एक नहीं है। तो यहां समस्याएं आप ये सोच रहे हो ना खत्म हो रही हैं, उसके बाद में नई पैदा हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान एक अलग देश मुस्लिम लीग चाहती थी, एक शुद्ध मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती थी वो, इसलिए हुआ। अब इसके अंदर कई चीजें हैं, इसके अंदर इकबाल भी है, इसमें चौधरी रहमत अली भी है, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी है, कोई एक कारक नहीं है। पूरा इतिहास का पूरा एक युग है पाकिस्तान बनने में। फिर 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता, माउंटबेटन योजना, बाकायदा एक अधिनियम के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता जो है वो घोषित की गई 15 अगस्त 1947 को। अब जब भारत आजाद हो गया इस तारीख को, तो हम जानते हैं कि भाई विभाजन जब हुआ है तो भारत और पाकिस्तान पश्चिमी और पूर्वी, मतलब आपकी भूमि भी गई और आपकी जनसंख्या भी गई है। तो अब संविधान सभा की संरचना में क्या परिवर्तन आएगा? वही रहेगी या संविधान सभा की संरचना भी बदलेगी? तो भाई जब एकीकृत था तब तो सदस्य थे 389, अब हो गया विभाजन तो सदस्य संख्या कम होनी, क्योंकि भाई पॉपुलेशन भी तो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, एरिया गया है। तो अब यहां पे संविधान सभा का जो प्रारूप है, अब पढ़ाते हुए 10 बार सोचना पड़ता है, पता नहीं कब कौन सा कोई किस स्टेटमेंट को कैसे ले जाए, फिर गले की फांस बन जाती है। कहते तो नॉर्मल है, फिर मुद्दे खड़े हो जाते हैं, किसी के लिए कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि सच सुनना किसी को बर्दाश्त है नहीं आजकल दुनिया ऐसी है, उसको चाहिए चापलूस। दुनिया को तुम तो सुबह सुबह उठते तेल लगाओ, ओहो भाई जी कितना जोर का होते, या पब्लिक है ओहो भाई तू बढ़िया है, और किसी को कह दो कितना भूडा आदमी है तू, गले पड़ जाएगा वो तुम्हारे। तो यहां संविधान सभा का जो प्रारूप है, इसमें जो परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन में कुल सदस्य अब रह गए आपके 299, बाकी स्वरूप वैसा का वैसा ही है। एक निर्वाचित, और निर्वाचित कितने? 229। एक मनोनीत, ये कितने? 70 सदस्य। अब यहां पे संविधान सभा की प्रासंगिकता में ही परिवर्तन आएगा। हाँ? सही है, क्यों? क्योंकि अब था ये कि भाई जो पाकिस्तान बनेगा, तो देखो शुरुआत की अगर हम बात करें कि ये पाकिस्तान शब्द कहां से आया, तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई मोहम्मद इकबाल जो थे उनकी देन है, वो गुलिस्तान नाम से कविताएं लिखते थे, तो उनमें कहीं पे ये पाकिस्तान शब्द किसी कविता में आया। फिर असली इसका स्पष्टीकरण करने वाला जो व्यक्ति है वो है आपके चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। उसने 1931-32 में एक पंफलेट जारी किया था, नाउ एंड नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। और आप ये मत सोचो ये सारी चीजें इनकी देन है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप समाज सुधार पढ़ोगे तो समाज सुधार के अंदर बहुत से लोग हैं, सर सैयद अहमद खान जैसे लोग भी मिलेंगे आपको, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक।
वो पहले हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक है, बाद में वो चेंज हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना पहले कुछ और था, बाद में चेंज हो गया। तो यहां कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की एक चाल जो है वो रही है। तो ये एक दिन का परिणाम नहीं है, ये एक पूरे युग का परिणाम है। अब चौधरी रहमत अली जो थे, उन्होंने नाउ एंड नेवर के अंदर डिस्क्राइब किया कि पाकिस्तान क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान, मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र है उसको संगठित करके हम पाकिस्तान बनाएंगे। कई प्रयास हुए, शिमला सम्मेलन जैसे आयोजन किए गए, सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं मानी। नहीं मानी तो फिर कांग्रेस ने कहा कि ठीक है भाई, अब जब फाइनल हो ही गया कि नहीं मानना तो कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे रम हमारे, आ जाओ खुले हम। अब इसमें भागो, नेहरू को दोष दो, नेहरू ने ये कर दिया, इंदिरा ने ये कर दिया, राजीव गांधी ने ये कर दिया। 12-13 साल से तुम बैठे हो, तुम कर दो, कोई नो की तेरा करो जो। वो 60 साल करके गए, 13 साल तुम्हारे पास भी है। इससे पहले जनता दल की सरकार रही है, जनसंघ की सरकार रही है। तुम्हारे जनसंघ के व्यक्ति ने पाकिस्तान के व्यक्तित्व को उस समय उस पदाधिकारी को फोन करके ये ना कहा होता कि तुम परमाणु परीक्षण कर रहे हो, तो शायद वो रोके सैकड़ों एजेंट नहीं मारे जाते। उसको निशाने पाकिस्तान मिला हुआ है, कर दो वापस। तो ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का संविधान निर्माण वाला फेज अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि अपन लोगों का तो सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में बेवकूफ कट है। कोई भी सरकार आई हो, चाहे 5000 mg का कैप्सूल तैयार रखा अपने लिए, तो कहिए लो टेको तुम तो, और सुनने हुए फिरो 5 साल, सांस ही मत काटना, 5 साल बाद में नया डोज आएगा तुम्हारे लिए। अब यहां संविधान सभा अपने एक अलग रूप में आ रही है, क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिशर्स नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। तो इससे आगे चलेंगे अपन कल। 13 में फर्क है, इसमें और 60 में और 13 में उतना ही फर्क है कि आपके पास में उस समय संसाधन क्या थे और आज आपके पास में संसाधन क्या है। उस समय भारत किस कंडीशन में था और आज भारत किस कंडीशन में है। तो कंडीशन में और अगर इकोनॉमी में और अगर सोशल स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल फर्क है 60 और 13 में। ये फर्क उतना ही है जितना घोड़े और खच्चर में है।